जाएगी। इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए, जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज है 29 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। जानते हैं आज भारतीय शेयर बाजार की दिशा क्या रह सकती है और ग्लोबल मार्केट क्या संकेत देता है और किन स्टॉक्स पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अमेरिकी बाजारों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और वॉल स्ट्रीट के तीनों बड़े इंडेक्स ने मंगलवार को नए रिकॉर्ड बना लिए। ये बढ़त उस वक्त आई जब निवेशक फेडरल रिजर्व की दरों पर होने वाले फैसले और बड़ी टेक कंपनियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। डाउ जोन्स करीब 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक ने 0.8% की बढ़त दिखाई और सबसे ज्यादा मजबूत रहा। इस तेजी की अगुवाई एनवीडिया ने की, जिसके शेयर 5% चढ़ गए और कंपनी का मार्केट कैप लगभग $5 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कंपनी की वार्षिक जीटीसी कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। एनवीडिया अब नोकिया में $1 बिलियन का निवेश करेगी, जिससे नोकिया के शेयर 22% उछल गए। साथ ही कंपनी अमेरिकी ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर 7 नए सुपर कंप्यूटर बनाने वाली है। हुआंग ने बताया कि जीपीयूज की डिमांड अभी भी बहुत मजबूत है और अब एनवीडिया का नया ब्लैकवेल जीपीयू अमेरिका के एरिजोना में बन रहा है, जो पहले ताइवान में तैयार होता था। एप्पल ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और $4 ट्रिलियन मार्केट कैप पार कर लिया। ये एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरी कंपनी बन गई है जो इस क्लब में शामिल हुई है। अब बाजार की नज़र फेडरल रिजर्व के दरों पर फैसले पर है। उम्मीद है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट्स की दर कटौती करेगा, लेकिन असली ध्यान चेयरमैन जेरोम पावेल की आगे की गाइडेंस पर रहेगा। सीएनबीसी के सर्वे के मुताबिक ज्यादातर एक्सपर्ट्स दिसंबर और जनवरी की नीतियों में भी फेड से कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे एआई बबल का खतरा, ऊंची महंगाई, डेटा की कमी और फेड की स्वतंत्रता पर सवाल। अमेरिकी बाजार से मिले संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार आज यानी 29 अक्टूबर को फ्लैट से हल्की सकारात्मक शुरुआत कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 26,122 से 26,156 के बीच ट्रेड कर रहा है, जो दर्शाता है कि निफ्टी 50 आज सकारात्मक ओपनिंग के साथ खुल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के एडीआर में 1.24% की बढ़त देखी गई, जो संकेत देता है कि आज फार्मा सेक्टर में पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी 0.45% ऊपर बंद हुआ, जिससे बैंकिंग शेयरों को शुरुआती सपोर्ट मिल सकता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में गिरावट रही, जो दर्शाता है कि निजी बैंकों में आज कुछ मिलीजुले रुझान देखने को मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो विप्रो का एडीआर थोड़ा ऊपर रहा, लेकिन इन्फोसिस में 0.41% की गिरावट आई है। इसका असर ये हो सकता है कि आईटी शेयरों में शुरुआत में थोड़ी बिकवाली दिखे, हालांकि समग्र रूप से सेक्टर में ज्यादा कमजोरी नहीं दिख रही है। मेकमाईट्रिप और साइफाई टेक्नोलॉजीज दोनों में 11% से ज्यादा की गिरावट आई है। इतनी बड़ी गिरावट बताती है कि इन शेयरों में आज भारतीय बाजार में दबाव रह सकता है और निवेशक सतर्क रहेंगे। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने 28 अक्टूबर को मजबूत खरीदारी की है। विदेशी निवेशकों ने करीब 10,340 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की, जो बाजार में भरोसा और तेजी का बड़ा संकेत है। घरेलू निवेशकों ने भी हल्की खरीदारी की, जिससे बाजार को अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है। कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, जो भारत के लिए थोड़ा नकारात्मक फैक्टर है। वहीं धातु की कीमतों में हल्का दबाव है, जिससे मेटल शेयरों में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अब एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्की 225 और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, जो एशियाई क्षेत्र में तेजी का संकेत है। हालांकि हांगकांग और चीन के बाजारों में हल्की गिरावट देखी गई है, क्योंकि वहां निवेशक अमेरिका चीन व्यापार तनाव से चिंतित हैं। निफ्टी के लिए आज का सपोर्ट 25,800 से 25,850 के बीच रहेगा, जबकि रेजिस्टेंस 26,050 से 26,100 के आसपास माना जा रहा है। यानी बाजार फिलहाल सीमित दायरे में रह सकता है, लेकिन तेजी की धारणा बनी हुई है। निफ्टी 50 ने महीने के आखिरी एफएनओ एक्सपायरी सेशन में हल्की गिरावट के साथ लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी है।
चार्ट पर बना पैटर्न बताता है कि बाजार फिलहाल थोड़ा अनिश्चित जरूर है, लेकिन बुल्स यानी खरीदारों के पास अब भी बढ़त बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर मजबूती से टिक जाता है तो आने वाले सेशंस में ये 26,100 से लेकर 26,300 तक के स्तर दोबारा छू सकता है। नीचे की तरफ 25,850 से 25,800 का जोन मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी के चार्ट पर डोजी पैटर्न बना है जो बाजार में खरीदारों और बिकवालों के बीच अनिश्चितता दिखाता है। हालांकि इसके बावजूद सभी मूविंग एवरेज ऊपर की दिशा में ट्रेंड कर रहे हैं और 5-डे EMA यानी शॉर्ट टर्म इंडिकेटर लगातार सपोर्ट दे रहा है। RSI 70 के ऊपर बना हुआ है और MACD भी अप ट्रेंड में है, जिससे पता चलता है कि बाजार का स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने दिन में 100 पॉइंट की बढ़त के साथ बुलिश कैंडल बनाई, जो ये दिखाता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी का रुझान मजबूत है। इंडेक्स अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है और RSI 72 के पार है, जो मोमेंटम के मजबूत होने का संकेत देता है। यानी फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट आने पर भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से निफ्टी के लिए 26,000 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। वहीं नीचे 25,500 का लेवल मजबूत सपोर्ट दिखा रहा है, जहां पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी की रेंज फिलहाल 25,800 से 26,200 के बीच रह सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 58,000 का स्तर सबसे अहम है, जबकि 58,500 और 60,000 के बीच रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ है कि अगर इंडेक्स 58,000 के ऊपर टिकता है तो इसमें आगे और तेजी की संभावना है। पुट कॉल रेशो यानी PCR घटकर 0.98 पर आ गया है, जो बताता है कि बाजार फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। आमतौर पर अगर PCR 0.7 से ऊपर रहता है तो ये बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है, लेकिन अगर ये 0.7 से नीचे जाता है तो बाजार में कमजोरी बढ़ सकती है। इंडिया विक्स यानी बाजार का डर इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ 11.95 पर बंद हुआ है। जब तक विक्स 13 के ऊपर नहीं जाता तब तक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बुल्स के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। FNO से जुड़ी बात करें तो आज किसी नए स्टॉक को बैन लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है। सम्मान कैपिटल अभी भी बैन में है, जबकि सेल को बैन से बाहर कर दिया गया है। भारत का औद्योगिक उत्पादन IIP अगस्त में थोड़ा स्लो हुआ और 4.1% से घटकर 4% पर आया, लेकिन ये गिरावट उम्मीद के मुताबिक थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने और ग्लोबल मांग में गिरावट का असर दिखा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के अनुसार अगले 2 सालों में भारत का टोल रेवेन्यू 1.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने PSU बैंक्स में FIIs की लिमिट 20% से बढ़ाकर 49% कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के शेयरों में 30% तक की रैली देखने को मिल सकती है। SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे शेयर पहले ही तेजी दिखा चुके हैं। RBI ने मार्च से सितंबर 2025 के बीच 64 टन सोना भारत में लाया है। ये कदम बताता है कि भारत अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है और भविष्य में डॉलर की निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। सोने की कीमतें 1.2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ चुकी हैं, जिससे शादी के सीजन में डिमांड और बढ़ सकती है। आने वाले महीनों में सोने के भावों में मजबूती लौटने की संभावना है। सरकार अब शिप बिल्डिंग सेक्टर में लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने जा रही है। इससे रिलायंस जैसी कंपनियों को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है। S&P की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय बैंकिंग सेक्टर की स्थिति और बेहतर होगी, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट रुक सकती है। ICRA की रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 26 में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को करीब 15 बिलियन रुपए का नेट लॉस हो सकता है। ईंधन की ऊंची कीमतें और कमजोर मांग इसका कारण हो सकती हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड फीस के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, ताकि निवेशकों की लागत घटे। अगर ये लागू होता है तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। आज कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, जिनमें APL अपोलो, अपोलो पाइप्स, भेल, कोल इंडिया, L&T, LIC हाउसिंग फाइनेंस, NMDC, NTPC ग्रीन, पॉलिसी बाजार, रेलटेल, सेल और वरुण बेवरेजेस जैसे नाम शामिल हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं। इनमें कुछ कंपनियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। इसका सीधा असर आज सुबह इन शेयरों की चाल पर देखने को मिल सकता है। ब्लू डार्ट के नतीजे मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा 63 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन भी 16.2% तक पहुंच गया। रेवेन्यू में भी बढ़त दिखी है, जिससे संकेत मिलते हैं कि कल शेयर में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है।
हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे थोड़ा कमजोर रहे। मुनाफा 57 करोड़ से घटकर 54 करोड़ रुपए रह गया, जबकि आय में मामूली बढ़त रही। मार्जिन में कमी से शेयर पर दबाव रह सकता है। स्टार हेल्थ के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 111 करोड़ से घटकर 54.9 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि प्रीमियम कलेक्शन में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर नतीजे कमजोर है। आज शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। सुंदरम फास्टनर्स ने स्थिर प्रदर्शन किया है। मुनाफा बढ़कर 151 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 16.6% तक पहुंच गया। कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक है, इसलिए शेयर में हल्की स्थिरता या सीमित तेजी रह सकती है। डीसीएम श्रीराम के नतीजे शानदार रहे। मुनाफा 63 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन भी काफी सुधरा है। ऐसे रिजल्ट्स के बाद आज शेयर में तेजी देखने की संभावना है। श्री सीमेंट ने उम्मीद से थोड़ा कमजोर प्रदर्शन किया है। मुनाफा 277 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से कम है। हालांकि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखी है। कंपनी ने 80 रुपए का डिविडेंड भी दिया है, लेकिन शेयर पर आज हल्का दबाव रह सकता है। M&M फाइनेंस के नतीजे अच्छे रहे। कंपनी का मुनाफा 45% बढ़कर 564 करोड़ रुपए पहुंच गया और आय में भी 14.6% की बढ़त रही। ऐसे प्रदर्शन से आज शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। अडानी ग्रीन ने भी दमदार नतीजे दिए हैं। मुनाफा 25% बढ़कर 644 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 86.5% तक पहुंच गया। ये रिजल्ट पॉजिटिव है। आज शेयर में तेजी बन सकती है। टाटा कैपिटल के नतीजे भी स्थिर रहे। मुनाफा 11% बढ़ा और कुल असेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे संकेत दिखाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बनी हुई है। IIFL होम फाइनेंस के नतीजे कमजोर रहे। मुनाफा 39% घटा और ब्याज आय भी करीब 8% कम हुई। ऐसे में आज शेयर में गिरावट का दबाव रह सकता है। टीवीएस होल्डिंग्स के नतीजे शानदार रहे। कंपनी का मुनाफा 59% बढ़कर 443 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन में भी सुधार दिखा। आज इस शेयर में मजबूती दिख सकती है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नतीजे थोड़े कमजोर रहे। मुनाफा 32% गिरा, लेकिन ब्याज आय में 6% की बढ़त हुई। कुल मिलाकर शेयर पर हल्का दबाव रह सकता है। ऑयल इंडिया ने BPCL और NRL के साथ मिलकर 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली पाइपलाइन परियोजना के लिए साझेदारी की है। ये खबर लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव मानी जा सकती है। स्वान डिफेंस ने मजागॉन डॉक के साथ करार किया है ताकि भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक का निर्माण किया जा सके। ये डिफेंस सेक्टर के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। शक्ति शुगर का घाटा घटकर 32 करोड़ रह गया और रेवेन्यू बढ़ा है, जिससे संकेत है कि कंपनी धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रही है। यूनिसन मेटल्स ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, जिसमें 10 रुपए के एक शेयर को तोड़कर 1 रुपए के 10 शेयरों में बदला जाएगा। इससे शेयर में आज हल्की तेजी आ सकती है। कोहांस लाइफ साइंस के MD V प्रसाद राजू ने इस्तीफा दिया है, जो शॉर्ट टर्म में शेयर के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है।